जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस प्रो में। तो आज का आपका साइंस का नया टॉपिक है दाब। तो दाब होता क्या है? वैसे तो मैंने ये आपको पहले भी बताया है, लेकिन आज स्पेशली इसी से टॉपिक स्टार्ट करते हैं दाब से। दाब क्या होता है? किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर जो लंबवत बल लगता है उसे ही हम क्या कहते हैं? दाब। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। ठीक है, दाब को P से प्रदर्शित करते हैं, P फॉर प्रेशर, और ये होता है आपका F/A, जहाँ पे A क्या है? क्षेत्रफल, और F क्या है? बल। जैसे ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पर आपने ऐसे लंबवत बल लगाया, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर जो ये लंबवत बल कार्य कर रहा है इसे हम क्या कहेंगे? प्रेशर कहेंगे। प्रेशर का सूत्र होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। क्या बताया? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक, तो जो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल है ये हो गया सूत्र। इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसे क्या कहा जाता है? पास्कल भी कहा जाता है। ये बात आपको बहुत बार बता दी गई है। ठीक है, क्या दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल भी होता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है। अब आपने देखा होगा जो ऊंट होता है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ठीक है, रेगिस्तान का जहाज। क्यों कहा जाता है ऊंट को रेगिस्तान का जहाज? क्योंकि वो रेगिस्तान में बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से दौड़ सकता है। अब वो दौड़ता क्यों है? इसका कारण है कि जो ऊंट होता है, ऊंट के जो पैर होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं नीचे से, यानी उनकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा होती है। चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण वे क्षेत्रफल ज़्यादा घेरते हैं। क्या? क्षेत्रफल ज़्यादा घेरते हैं। चौड़ाई ज़्यादा होने के कारण क्षेत्रफल ज़्यादा घेरते हैं। तो अगर वे बल ज़्यादा लगाएंगे, यानी बल ज़्यादा लगाएंगे, तो क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण दाब घट जाएगा। यानी जब क्षेत्रफल ज़्यादा घेरा जाता है किसी वस्तु द्वारा, तब क्या होता है? दाब जो होता है वो कम हो जाता है। क्षेत्रफल ज़्यादा होने पर, यानी अगर एरिया बढ़ता है, आपको ये कंसेप्ट को समझ के अप्लाई करना आना चाहिए। जहाँ भी आपको लगे कि क्षेत्रफल ज़्यादा घिर रहा है तो वहाँ पे समझ जाना कि दाब जो है वो कम लगेगा। ठीक है, ऐसे ही एक तेज धारदार चाकू जो होता है, तेज धारदार जो चाकू होता है वो सब्जी को जल्दी काट देता है या फलों को जल्दी काट सकता है। किसके मुकाबले? एक ठूटे, यानी जो नुकीला नहीं होता, तेज धार जिसकी नहीं होती, ठूटे चाकू के अपेक्षा। ठीक है, क्या जो एक तेज धारदार वाला चाकू होता है वो सब्जी को जल्दी काट सकता है। क्यों? क्योंकि जब उसकी तेज धार हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल, जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है वो घट जाता है। तो क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? दाब बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल घटा तो दाब बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ा तो दाब घटेगा। ये एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, वायुमंडलीय दाब। क्या आता है? वायुमंडलीय दाब। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि दाब वाला जो क्वेश्चन है उस पर क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। दाब वाले क्वेश्चन पे आ सकते हैं आपके
एक तो दाब का मात्रक, दाब की विमा, दाब का सूत्र, ठीक है, और दाब के अनुप्रयोग। तो दाब के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ अनुप्रयोग हो रहा है दाब का अनुप्रयोग हो रहा है, एक तो जहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा होगा वहाँ पे दाब कम हो जाएगा, और जहाँ पे क्षेत्रफल कम होगा वहाँ पे दाब ज़्यादा होगा, ठीक है। ये आपको छोटा सा पॉइंट याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको इसी के अनुसार क्या करना है, सारे अनुप्रयोग अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो दाब को ये ध्यान रखना कि दाब जितना ज़्यादा होगा समझ लीजिए क्षेत्रफल वो उतना ही कम घेरता है, ठीक है। उसके बाद ये बात भी आप ध्यान रखें कि जो दाब होता है वो एक अदिश राशि होता है। क्या? अदिश राशि। दाब एक अदिश राशि है, ठीक है। दाब एक अदिश राशि है, ठीक है। दाब एक अदिश राशि है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका वायुमंडलीय दाब। क्या आता है? वायुमंडलीय दाब। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जहाँ पे रह रहे हैं यानी हमारी जो पृथ्वी है, हम अपनी पृथ्वी के चारों ओर अगर ध्यान दें तो आप देखते होंगे कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है। और वो सारी गैसें एक दाब लगाती है, ठीक है। वो सारी गैसें क्या लगाती है? दाब लगाती है। कहाँ? पृथ्वी की ओर। पृथ्वी की ओर दाब लगाती है, जिससे हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। मतलब कहने का यह है कि हमारे वातावरण में, हमारे वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं वे सब गैसें जो पृथ्वी की ओर एक बल लगाती है, वह बल एकांक क्षेत्रफल पर जितना कार्य करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। अब जो वायुमंडलीय दाब है समुद्री तल पर, इसका वायुमंडलीय दाब का जो समुद्री तल पर मान है वो कितना है? 1.013 गुणा 10 की घात 5। क्या? 1.013 गुणा 10 की घात 5। क्या? पास्कल। क्योंकि दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो ये आपको नोट कर लेना है। समुद्री तल पर, क्या? समुद्री तल के लिए जो वायुमंडलीय दाब है वो कितना होता है? 1.013 गुणा 10 की घात 5 पास्कल, ठीक। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही हम क्या कह सकते हैं? एक वायुमंडलीय दाब भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एक वायुमंडलीय दाब। यानी आप समझ लें कि 1.013 गुणा 10 की घात 5 पास्कल किसके बराबर हो जाएगा? एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा। अब जो ये वायुमंडलीय दाब है, इस वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाए, एक मापक यंत्र प्रयोग किया जाता है। उस मापक यंत्र का नाम है बैरोमीटर। क्या? बैरोमीटर, ठीक है। क्या है? बैरोमीटर। ये बैरोमीटर होता क्या है? ये बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए एक प्रयोग किया जाने वाला मापक यंत्र है। अब ये कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें एक ये बर्तन होता है, बीकर, इसमें एक कांच की ट्यूब होती है और इस कांच की ट्यूब में पारा भरा होता है। क्या होता है? पारा भरा होता है, ठीक है। यानी वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए पारे की भी आवश्यकता होती है। तो अब इसमें क्या दिया? ये ऊंचाई जो होगी h, तो एक वायुमंडलीय दाब जो होता है, एक वायुमंडलीय दाब होता है आपका 76 सेंटीमीटर ऊंची, यानी प्रश्नरी में 76 सेंटीमीटर ऊंचाई पर एकांक क्षेत्रफल की 76 सेंटीमीटर ऊंचाई पर लगने वाला दाब क्या होगा? क्या होगा? एक वायुमंडलीय दाब होगा, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब आपने देखा होगा आज के टाइम पे पहले ही जानकारी मिल जाती है कि भाई उस डेट में बारिश आने वाली है, उस तारीख में बारिश आएगी या आंधी आएगी या तूफान आएगा, तो उसका हमें पता कैसे चलता है? उसकी जानकारी भी बैरोमीटर की सहायता से
हो पाती है, यानी पूर्वानुमान लगाया जाता है। किसकी सहायता से? बैरोमीटर की सहायता से ही पूर्वानुमान लगाया जाता है कि किस दिन आंधी या तूफान या बारिश आने वाली है। तो इसका आपको बताऊं कि जो बैरोमीटर में अचानक से गिरावट आ जाती है, यानी बैरोमीटर में जो पारा है अगर अचानक से गिर जाए, क्या हो जाए? अचानक से गिर जाए, अचानक से नीचे की ओर आए, तो इसका मतलब होता है कि आंधी आने वाली है। ठीक है, पारे का एकदम से, यानी बैरोमीटर का जो मापांक है वो एकदम से नीचे आना, वो क्या बताता है? आंधी को बताता है कि आंधी आने वाली है। और अगर धीरे धीरे नीचे आता है, अगर धीरे धीरे नीचे आएगा, धीरे धीरे नीचे आना क्या होता है? वर्षा का अनुमान लगाता है, यानी वर्षा आने की संभावना होती है। ठीक है। अच्छा, अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है, अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका मतलब है मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। क्या? मौसम साफ रहेगा। ठीक, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये बैरोमीटर के प्रयोग है। उसके बाद आता है समुद्री तल से, ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है, नोट करके रखें। अगर समुद्री तल से ऊपर जाते हैं, अगर समुद्री तल से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर समुद्री तल से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब जो है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे हम जाते हैं वायुमंडलीय दाब उतना ही कम होता जाता है। ठीक है, यानी घट जाता है। उसके बाद आता है आपका दर्वों में दाब। ठीक है, क्या आता है? दर्वों में दाब। दर्वों में दाब क्या है? बहुत आसान सा टॉपिक है। दर्वों में दाब, दर्वों में दाब क्या है? बस इतनी सी बात है कि किसी बर्तन में अगर आपने कोई दर्व भर दिया, किसी बर्तन में अगर आपने दर्व भर दिया तो वह दर्व उस बर्तन की सभी दिशाओं में समान मात्रा में बल लगाएगा। क्या? ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान के चलो कि आपने क्या किया, एक बर्तन लिया और उस बर्तन में आपने दर्व भर दिया। ठीक है, ये आपने दर्व भर दिया तो ये दर्व इस बर्तन की दीवार पर क्या लगाएगा? बराबर बराबर हर बिंदु पर बल लगाएगा। ठीक है, तो इस बर्तन के एकांक क्षेत्रफल पर दर्व द्वारा लगाया गया जो दाब होगा वो होगा दर्व दाब। ठीक है, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो दर्व दाब के लिए सूत्र क्या बना? दर्व दाब के लिए सूत्र बना HDG, P बराबर HDG। ठीक है, जहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम एक चित्र से समझते हैं। अगर हम कहें कि ये कोई बर्तन है और इस बर्तन में दर्व भरा है, इस बर्तन में कोई दर्व भरा है और यहाँ पे कोई वस्तु है, तो मान के चलो इसकी ऊंचाई h है। ठीक है, और इस दर्व का घनत्व d है, इस दर्व का घनत्व d है और तो यहाँ पे एक गुरुत्वीय त्वरण g कार्य कर रहा है। तो क्या होगा, इस वस्तु पर जो दाब कार्य करेगा उस दाब का सूत्र होगा P बराबर HDG, यानी जितनी गहराई में वो है वस्तु, वो गुना क्या? D मतलब घनत्व, G मतलब गुरुत्वीय त्वरण। तो इन तीनों पे डिपेंड करता है कौन? दर्व दाब। इन तीनों पर निर्भर करता है दर्व दाब। अच्छा, उसके बाद आता है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो D है, D का मतलब होता है घनत्व। D मतलब घनत्व, घनत्व को आगे बताएंगे, आगे टॉपिक में आएगा घनत्व। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि अगर दर्व के भीतर आप जा रहे हैं, दर्व के भीतर अगर आप जा रहे हैं तो दर्व के भीतर प्रत्येक बिंदु पर क्या? दर्व के भीतर
प्रत्येक बिंदु पर क्या करता है, समान दाब कार्य करता है या समान बल कार्य करता है। ठीक है, समान दाब या समान बल कार्य करता है। उसके बाद द्रव दाब पर एक नियम, द्रव के दाब को एक्सप्लेन करने के लिए, द्रव के दाब की व्याख्या करने के लिए एक नियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्या? पास्कल का नियम। क्या? पास्कल का नियम। पास्कल का नियम जो होता है वो द्रव दाब पर ही, क्या, द्रव दाब को ही समझाता है। ठीक है, अब पास्कल के नियम पर आधारित कुछ क्या है, युक्तियां हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हाइड्रोलिक लिफ्ट। क्या? हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है वो द्रव दाब पर ही कार्य करती है। उसके बाद एक होता है हाइड्रोलिक क्या, प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस। एक होता है हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक जिसे आप क्या कहते हो, डिस्क ब्रेक। ठीक है, जो डिस्क ब्रेक है वो पास्कल के नियम पर ही आधारित है। और हाइड्रोलिक प्रेस ये भी पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोलिक लिफ्ट भी पास्कल के नियम पर आधारित है। इसमें हाइड्रो मतलब होता है द्रव। हाइड्रो मतलब द्रव। ठीक है, और जो द्रव दाब लगाता है उसे बोलते हैं द्रव का दाब। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या? ये पॉइंट अच्छे से आप नोट कर लेना इसमें से। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, यदि कोई ऐसा द्रव है, यदि कोई ऐसा द्रव है जिसका आयतन गर्म करने पर बढ़ता है। अगर कोई द्रव ऐसा है कि उसका आयतन बढ़ जाता है। क्या? अगर कोई द्रव ऐसा है जिसका आयतन बढ़ जाता है, कब? जब आप उसका ताप बढ़ाते हैं। ठीक है, गर्म करने पर अगर बढ़ जाता है तो क्या होगा, उसका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि कोई द्रव ऐसा है जिसका आयतन क्या होगा, बढ़ जाता है। कब? जब ताप बढ़ता है, तो उसका गलनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं मोम और समझते हैं घी। ये ऐसे पदार्थ है जिन्हें आप गर्म करोगे तो गर्म करते ही इनका आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। गर्म करते ही क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। अब जैसे ही आयतन बढ़ जाएगा तो आयतन बढ़ने पर क्या होगा, उसका ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ेगा, और ताप बढ़ने पर आयतन बढ़ेगा। तो ये ऐसे पदार्थ होंगे कि अगर इन पर आप दाब भी लगाओगे तो दाब लगाने पर गलनांक बढ़ जाएगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये गलनांक क्या होता है। ये गलनांक होता है वो बिंदु जिस पर कोई वस्तु ठोस से द्रव में बदल जाए। तापमान का वह बिंदु जिस पर क्या हो जाए, वस्तु ठोस से द्रव में बदल जाए। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, एक बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, क्या है, एक बर्फ का टुकड़ा है और इसका तापमान -4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, अब इसे क्या कर दिया, इसे गर्म करना शुरू कर दिया और इसे 0 डिग्री सेल्सियस तक ले आए। तो 0 डिग्री सेल्सियस आते इसका तापमान ये द्रव अवस्था में बदलना शुरू हो जाएगा। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, गलनांक बिंदु। क्या कहेंगे, गलनांक बिंदु। ऐसे ही क्या होगा,
मोम के लिए भी यही है और घी के लिए, मतलब गलनांक बिंदु ये नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये बात ये है कि द्रव, ऐसे द्रव जिनका आयतन ताप बढ़ने पर बढ़ता है तो उनका गलनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट कि क्वथनांक भी दाब बढ़ने पर, क्वथनांक भी बढ़ जाता है। कब? दाब बढ़ने पर। दाब बढ़ने पर क्वथनांक भी बढ़ जाता है। ठीक है। ये आपका क्या हुआ? द्रव का दाब आ गया। ये आपको ध्यान रखना है कि द्रव दाब में पास्कल का नियम जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पास्कल का नियम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये कोई ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। पास्कल का नियम बहुत छोटी सी बात है कि अगर आपने किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबो दिया, ठीक है, तो इस वस्तु पर ये द्रव हर दिशा से समान बल लगाएगा, यानी समान दाब लगाएगा हर एक दिशा से, यानी चारों दिशाओं से समान क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। द्रव में डूबी कोई भी वस्तु होगी तो उसके हर एक दिशा पर द्रव द्वारा प्रत्येक दिशा से या प्रत्येक बिंदु पर द्रव द्वारा समान बल लगेगा, समान दाब लगेगा। ठीक है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका श्यानता। ठीक है। क्या आता है? श्यानता। श्यानता क्या होता है? देखिए, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझे कि जब एक द्रव प्रवाहित होता है तो उस द्रव में क्या होती है? परतें होती है, और वे परतें एक दूसरे के ऊपर घर्षण बल लगाती है। ठीक, क्या लगाती है? घर्षण बल। तो कोई द्रव की जो परतें होंगी वे एक दूसरे पर जो घर्षण बल लगाती है और द्रव की गति का क्या? द्रव की गति का विरोध करती है। क्या करती है? द्रव की गति का विरोध करती है। अगर द्रव की गति का विरोध कर रही है तो इसका मतलब है उनका यह गुण क्या कहलाएगा? श्यानता कहलाएगा। ठीक है। और उनके परतों के बीच जो घर्षण बल लग रहा है उसे हम कहते हैं श्यान बल। ठीक है। एक बार और समझिए, मान के चलो कि यहाँ से ये द्रव प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, और ये इसकी परतें हैं, 1 2 3 4 ये परतें हैं। तो ये वाली परत जो है और ये जो वाली परत है, पहले यहाँ से समझेंगे कि ये वाली परत इस परत पर क्या लगाएगी? एक घर्षण बल लगाएगी। ठीक है। क्या लगाएगी? घर्षण बल। ठीक, ऐसे ही ये वाली परत इस वाली परत पे घर्षण बल लगाएगी, और ये वाली परत इस वाली परत पर एक घर्षण बल लगाएगी। तो ये जो घर्षण बल है ये क्या कर रहा है? द्रव के प्रवाह का विरोध कर रहा है। क्या कर रहा है? द्रव के प्रवाह का विरोध। ठीक, तो पहली बात तो जो ये घर्षण बल है, ये घर्षण बल हो जाएगा श्यान बल। क्या हो जाएगा? श्यान बल। ये बल हो जाएगा श्यान बल। घर्षण बल को क्या कहेंगे? श्यान बल। और जो ये विरोध यानी गति का जो ये विरोध हो रहा, इस विरोध को क्या कहा जाएगा? क्या? गति के विरोध को क्या जाएगा? श्यानता। क्या कहा जाएगा? श्यानता। ठीक है। क्या कहा जाएगा? श्यानता। समझ में आई बात? ये होता है गुण। क्या? किसी भी द्रव का वह गुण जिसमें वह अपनी गति का विरोध करे, इसे क्या कहेंगे? श्यानता का गुण कहेंगे। यानी एक गुण है द्रवों के बीच। ठीक, अब इसमें ध्यान रखना कि जितना गाढ़ा द्रव होगा वो इतना ही श्यान होगा। ठीक है। उनके परतों के बीच श्यान बल उतना ही अधिक लगेगा। यही कारण है कि जो पानी होता है, अगर आप पानी को फर्श पर डालते हैं तो वह दूर तक बहता है, और अगर वही पानी
सॉरी, अगर तेल को आप डालोगे तो तेल दूर तक नहीं बहेगा। क्यों? क्योंकि तेल के अणुओं के बीच जो श्यान बल है वो अधिक है और पानी के अणुओं के बीच श्यान बल कम होता है। ठीक है, तो जो जितना गाढ़ा होगा उसके अणुओं के बीच श्यान बल उतना ही क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या जो श्यानता है, श्यानता को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? श्यानता को मापना किससे? श्यानता गुणांक से। किससे? श्यानता गुणांक से मापा जाता है। ठीक, कहीं से नापा जाता है? श्यानता गुणांक से। ठीक, श्यानता गुणांक को ईटा से प्रदर्शित करते हैं। देखो ये जो एन है ना, इसकी एक टांग सी खींच दो तो ये क्या बन जाएगा? ईटा। क्या बन जाएगा? ईटा। ईटा से श्यानता गुणांक को प्रदर्शित किया जाता है। ईटा को श्यानता गुणांक से प्रदर्शित किया जाता है। अब मात्रक क्या होता है श्यानता का? श्यानता का जो मात्रक होता है वो होता है पॉइजनली। क्या? पॉइजनली। पॉइजनली इसका मात्रक है। पॉइजनली हो गया इसका मात्रक। एक मात्रक इसका होता है डेका पॉइंज। क्या होता है? डेका पॉइंज। ये बात आप नोट कर लें। क्या होता है? डेका पॉइंज। एक होता है पास्कल सेकंड। क्या होता है? पास्कल सेकंड। ठीक, ये इसका मात्रक होता है। एक तो हो गया पॉइजनली, एक होता है डेका पॉइंज, एक होता है पास्कल सेकंड। तीनों में से कुछ भी हो, तीनों ही किसके मात्रक है? तीनों ही किसके मात्रक है? श्यानता के मात्रक है। ठीक है, श्यानता के मात्रक है तीनों। कौन कौन? पॉइजनली, डेका पॉइंज और पास्कल सेकंड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका क्या? बर्नौली का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत क्या होता है? बर्नौली का सिद्धांत होता है कि यदि कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है, क्या? अगर कोई द्रव धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है तो किसी समय उससे द्रव जो प्रवाह हो रहा है उसकी सभी ऊर्जाओं का जो योग है वो क्या होता है? नियत होता है। क्या होता है? नियत होता है। ठीक, मतलब ये कहता है कि अगर ये कोई द्रव है और ये द्रव किससे? धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है। कौन सा प्रवाह? धारा रेखीय प्रवाह। धारा रेखीय प्रवाह। ठीक, धारा रेखीय प्रवाह से प्रवाहित हो रहा है तो किसी निश्चित समय पे या किसी निश्चित बिंदु पर इस द्रव की सभी ऊर्जाओं का योग नियत होगा। सभी ऊर्जाएं कौन कौन सी? पहला दाब ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, और तीसरा इस गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। क्या? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इन तीनों का बीजगणितीय योग क्या होगा? नियत होगा। ठीक है, मतलब क्या है? जो P है दाब ऊर्जा, जो है गतिज ऊर्जा 1/2 रो V स्क्वायर जमा क्या? रो GH बराबर नियतांक। ठीक, क्या? P जमा रो V स्क्वायर प्लस रो GH। P हो गया दाब ऊर्जा
P हो गया दाब ऊर्जा, रो हो गया रो वी स्क्वायर, ये हो गई गतिज ऊर्जा, और ये हो गई भाई स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जो इनका क्या बीजगणितीय योग होगा वो नियत रहेगा। मतलब अगर आप यहाँ पे इस बिंदु पे इन तीनों ऊर्जाओं का योग करें, या इस बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का योग करें, या इस पर तीनों ऊर्जाओं का योग करें, तो हर जगह क्या होगा, हर एक बिंदु पर तीनों ऊर्जाओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, नियत होगा। ठीक है, यही क्या है, बर्नौली का सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये जो है बर्नौली का सिद्धांत केवल धारा रेखीय प्रवाह के लिए ही लागू होता है, केवल धारा रेखीय प्रवाह के लिए ही लागू है। समझ गए। अब इसके अनुप्रयोग और भी है, जैसे क्या हो गया, हवाई जहाज जब उड़ता है आकाश में, आसमान में, तो वो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे, बर्नौली के सिद्धांत पर, यानी उसका आकार जो बनाया जाता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है कि उस पर बर्नौली का सिद्धांत अप्लाई हो सके, लागू हो सके। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, ये बर्नौली का सिद्धांत हुआ। उसके बाद नया पॉइंट आता है बर्नौली की जो का सिद्धांत जो है उसके अनुप्रयोग। बर्नौली के सिद्धांत के अनुप्रयोग, पहला अनुप्रयोग यही है कि हवाई जहाज जो उड़ते हैं तो उस वक्त उन पर कौन सी प्रमेय लागू होती है, कौन सा सिद्धांत लागू होता है, बर्नौली का सिद्धांत लागू होता है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक होता है आंधी में, आपने देखा होगा जो टीन की छत होती है, टीन की, ठीक है, वो उड़ जाती है, वहाँ पे भी क्या होता है, बर्नौली का सिद्धांत ही लागू होता है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, घनत्व। क्या आ गया, घनत्व। घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ, क्या, किसी पदार्थ का एकांक आयतन में द्रव्यमान, एकांक आयतन में द्रव्यमान जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है, यानी घनत्व जो होता है उसे एक तो रो से प्रदर्शित करते हैं या फिर डी से भी प्रदर्शित कर देते हैं। रो से भी प्रदर्शित कर देते हैं या डी से भी प्रदर्शित करते हैं। तो रो बराबर द्रव्यमान यानी m, आयतन यानी v, रो बराबर m बटे v। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या हो गया, मीटर क्यूब। तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया आपका किलोग्राम और आयतन का मात्रक हो गया मीटर क्यूब। अब किलोग्राम की विमा क्या होती है, m, और इसकी हो गई -3, तो ये विमा बन गई ml-3। ठीक है, ml-3। अब आपको ये ध्यान रखना है, जो जल होता है, जो शुद्ध जल होता है, उसका जो घनत्व होता है वो होता है 997 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्या होता है, 997 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इसे लगभग 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी ले लेते हैं। इसमें क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि जल का द्रव्यमान 997 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, या 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब भी कह सकते हैं लगभग में। ठीक है, उसके बाद आपका नया पॉइंट आता है क्या, आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, क्या आ गया, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है, आपेक्षिक घनत्व होता है किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो, किसी भी पदार्थ का घनत्व किसके सापेक्ष, जल के घनत्व के। ठीक भाई, जल के घनत्व के सापेक्ष किसी भी पदार्थ का
जो घनत्व निकालते हैं उसे ही उस पदार्थ का, ध्यान रखें, उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व। ठीक है, क्या कहते हैं, किसी भी पदार्थ का जो घनत्व है, अगर उस घनत्व को आप जल के घनत्व से भाग देते हैं, भाग दे दीजिए, तो वो आपेक्षिक घनत्व आ जाएगा उसी पदार्थ का। ठीक है, तो मतलब जैसे कि अगर मैं जल के घनत्व को कहूँ कि जल का आपेक्षिक घनत्व बताइए, जल का आपेक्षिक घनत्व बताइए, तो जल का आपेक्षिक घनत्व निकालने के लिए क्या करोगे, इसी के घनत्व से भाग कर दोगे तो ये आ जाएगा 1। जल का आपेक्षिक घनत्व हो गया 1। ये बात आप ध्यान रखें। तो सीधी सी बात है, किसी भी पदार्थ का आपको अगर घनत्व निकालना है तो आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो आप क्या करें, उस पदार्थ के घनत्व को जल के घनत्व से भाग कर दें तो आपेक्षिक घनत्व निकल जाएगा। अब इसे डिफाइन कैसे करते हैं कि किसी पदार्थ का, वो जल के सापेक्ष किसी भी पदार्थ का जो घनत्व होता है, क्या, जल के घनत्व के सापेक्ष, जल के घनत्व के सापेक्ष किसी भी पदार्थ के घनत्व को क्या कहते हैं, जल के घनत्व के सापेक्ष किसी भी पदार्थ के घनत्व को आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। ठीक है भाई, जैसे जल का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 1 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 होता है। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें आ जाता है, जो बादल होते हैं, वे बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, वायुमंडल में क्यों तैरते हैं। ठीक है, वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, तो इसका आसान सा आंसर है कि जो बादल होते हैं, बादलों में जो पानी की बूंद होती है, यानी जो बादल होंगे, बादलों में पानी की बूंदें जो होती है, उनका जो तापमान है वो बढ़ जाता है। ठीक, क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे उनका जो घनत्व है वो कम हो जाता है। क्या हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है। तो घनत्व कम होने के कारण ही वो क्या हो जाता है, वायुमंडल में बादल जो है वो तैरते हैं। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व कम होने के कारण वायुमंडल में ये तैरते हैं, कौन, बादल। ठीक है, तो ये आपका सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपकी नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, जो कि आज आपका यांत्रिकी वाला टॉपिक समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।